हाँ। नमस्कार अलका जी। नमस्ते। ये कितनी दिलचस्प बात है कि हम एक सोच भी नहीं सकते थे कि आभासीय मंच पे इस तरह मिलना होगा। बिल्कुल। पर पिछले 2 सालों से तो ऐसी स्थितियां हैं कि यही एकमात्र उपाय रह गया है मिलने का तमाम। सचमुच। और मैं सोच रही थी कि माँ आज होती और ये निमित्त बनता तो उन्हें कितना मजा कितनी। आता, बिल्कुल। खुशी होती बिल्कुल। कि आप उन अपने उपन्यास को सच किसी में। दूसरे से सुनना, ये वो भी एक दूसरी उपन्यासकार अपने अगली नहीं, पीढ़ी वैसे की। उनको पता था। जी। देखो, मतलब उनका साइन किया हुआ ही उपन्यास है ये मेरे पास। अच्छा। ये उनका 2005 का मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था ये जी। उपन्यास। जी। उनकी वही प्रति से ही मैं आज पढ़ने वाली हूँ। जी। और अशोक जी जो हम सबको, अशोक सक्सेरिया जी जो हम सबको जोड़ने वाली कड़ी थे, आपको, मुझे, माँ को, हम सबको, उन्हें बिल्कुल। भी कितना एक तरह से कहना चाहिए कि उनका भी अ, आज यहाँ पे एक किस्म का आह्वान है कि वे भी हमारे साथ होते हो आज इस समय। सचमुच। और मेरा परिचय जो ज्योत्सना जी से, जो उनसे उनसे मिलने के पहले जो एक जी। पूर्व परिचय होता है, जी। जी। तो मतलब ऐसा था कि जैसे कि एक बहुत एक ऐसी अद्भुत शख्सियत के तौर पर मैंने अशोक जी उनकी रचना कर्म से इतने मतलब उससे एक तरह से अभिभूत थे। जी। और हालांकि अब रमेश जी को हम सब जानते थे, और मैंने तो शुरू में रमेश जी को उपन्यासों की समीक्षा की थी। अशोक जी से मुझे हमेशा ये आभास मिला कि ज्योत्सना जी का कद बहुत एक बड़े रचनाकार के रूप में जी। उनसे मतलब एक हमेशा मतलब एक उस तरह का इम्प्रेशन और जी। एक अभूतपूर्व स्नेह, शायद मतलब दोनों के बीच इस तरह का एक जी। बहुत आदर स्नेह का भाव बहुत हमेशा मतलब वो महसूस होता रहा। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, जब तो आप। ये जी। अगर तुम कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं बिल्कुल बिल्कुल। या कुछ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पढ़ने के पहले मैं कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगी शम्पा, जी। कि एक तो अर्पण कुमार जी को हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की और इसको हमारे बस हम तक पहुँचाया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि परसों जो लूसी रोजेंटाइन वाला और राजदा का जो एक कविता पाठ और जो उन्होंने जो उनकी जो बहुत एक इनसाइट्स मिली, तो वो बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उस दिन देखने मिला। और उसके कारण भी जो खुद ज्योत्सना जी पढ़ रही थी जी। लेट कर के जी। बिल्कुल रिलैक्स अपने घर पे। तुम्हारे इस घर पे मैं कई बार आई हूँ, तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वहां अगर जाएं तो बिल्कुल वो अभी भी वहीं मिल जाएंगी। जी। और इस तरह से लेट कर पाँव हिलाते हुए इतना हिलाते वो हुए। रिलैक्स वे में जी। तो मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था, और जी। रमेश जी बैठे बैठे सिर को जा रहे थे, सुन रहे थे। तो बहुत सब कुछ मतलब इतना आत्मीय और इतना गर्माहट से भरा हुआ और इतना सहज था कि वो बहुत ही पूरा का पूरा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जी। और भी इस कड़ी में कल सारा जी को भी हमने सुना, बहुत कुछ जी। जाना उनके बारे में। जी। तो अस्तु का मतलब अगर मैं कुछ उसके बारे में कहूँ, जी। तो एक तो पहले सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि जब मैंने सबसे पहले अस्तु का पढ़ा, तो मुझे एक बहुत ही उससे गुजरना एक एक बिल्कुल एक नए किस्म के अनुभव से गुजरना था। हम्म। यानी कि एक तो स्त्री का दुख और एक स्त्री होने का दुख, और जो जीवन जगत के से रूबरू जो एक स्त्री जिस तरह अपने मर्म को अपने कर्म को परिभाषित करती है, या उससे एक टकराती है जीवन जगत से, जी। तो वो किस तरह एक बारीक माने स्मृतियों का जो एक जैसे जो एक घना जाल है, और जी। उस जाल में से छन कर जो यथार्थ हम तक आता है। जी। तो एक लेखिका के तौर पर मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही एक तरह का एक मतलब एक एनरिचिंग और एक तरह का एक समृद्ध करने वाला अनुभव था। जी। क्योंकि आमतौर पर मुझे हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मैं तो बहुत यथार्थ में धंस कर ही लिखती हूँ। तो इसलिए मतलब एक अपने से बिल्कुल एक अलग तरह की जो रचनाशीलता है, जी। और एक इतना मतलब एक अलग तरह से किसी बात को कह देना। जैसे कल की जो कविता थी उसकी
परसों की सुनी हुई, तो मतलब कि ये हाथ भूल गया था, हाथ होना भूल जी, गया था। तो जी, मतलब कि कुछ बातें जो एक अलग तरह से आपको मतलब आपकी चेतना पर बिल्कुल जैसे एक अलग तरह से आघात करती हैं। जी, और ये जो अस्तु का उपन्यास है, इसकी मैंने कई प्रतियां ओवर द इयर्स मैंने ली, और कुछ लोगों को सबको जिनको भी बात हुई तो मैंने कहा कि ये उपन्यास पढ़िए। जी, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अस्तु का जैसा कोई उपन्यास मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे जी, ये उपन्यास हमेशा जैसे मेरे जेहन में एक हमेशा मतलब जैसे एक बना रहता है, जी, यानी कि एक ऐसी संरचना जी, जो अपने आप में मतलब एक तरह की जैसे वो संरचना ही अपने आप में उपन्यास है। यानी जी, कि वो एक जो हमारा उनका जो ज्योत्सना जी का जो इसमें कथ्य है, वो कहीं ना कहीं हम सबका कथ्य भी है, यानी जी, कि एक स्त्री होने का कथ्य जी, है, एक पाठक होने का, एक लेखक होने का, एक समाज का एक अंग होने का। और मतलब इन सबके विजावी जैसे हम अपने आप को किस तरह से अपने आप को महसूस करते होते हैं। जी, तो ये सब कुछ मतलब एक बिल्कुल अलग तरह से जैसे शुरू का जो जो पढ़ने वाली हूँ कि जो वो सीढ़ियां फलांगती हुई जो चढ़ती है, जी, तो मुझे हमेशा जैसे ये एक बिंब के तौर पर इतना मेरे साथ रहता है कि जी, जब भी मैं अस्तिक और संयोग से ये किताब हमेशा मेरे सामने रहती है। मैं जी, पढ़ूं ना पढ़ूं या बीच बीच में पढ़ूं, क्योंकि जी, पढ़ तो तुम इस किताब को कहीं से भी सकती हो, जी, माने तुम कहीं से भी इसको उठा सकती जी, हो। इसका कोई ना वैसे कोई अंत मध्य और जी, आदि अंत इस तरह से कुछ है जी, नहीं। जी, तो इसलिए मतलब कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियां फलांगती हुई जो ये औरत है, जी, जिसका दाल का बघार भी चढ़ा हुआ है और जी, वो सीढ़ियां फलांगती है, तो ये मतलब ये बिंब एक जी, मेरी मतलब कि यानी कि जो हमारी जो जिसको लूसी रोजेंटाइन कह रही थी कि जो डोमेस्टिक ड्रजरी है, जी, यानी कि जो हमारे रोजमर्रा के काम हैं जो एक औरत होने के नाते हमको करने होते हैं, जी, और जी, उसके उसके साथ साथ ये जो एक लड़की नुमा औरत या औरत नुमा लड़की जो जी, सीढ़ियां छलांग छलांग के एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ करके जी, चढ़ रही है, जी, तो ये मतलब एक अद्भुत बिंब की तरह से कि यानी कि मतलब एक उसकी जो एक स्थिति है इस पूरे संसार में, इस दुनिया के अंदर में, और वो किस तरह अपने को देखती है और उससे उलझती है अपने होने से, तो वो बहुत ही एक मतलब कि एक बिंब के तौर पर और एक कहीं वो एक मर्म को छूने वाला, वो कहीं ना कहीं मतलब वो बिंब आपके एग्जिस्टेंस का एक पार्ट होकर के जी, उस तरह से मेरे दिमाग में जैसे हमेशा रह गया। जी, तो मैं जी, सोचती हूँ कि कुछ मैं पढ़ती हूँ, जी, क्योंकि एक आलोचक के तौर पर अपनी बात मैं नहीं रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जी, ये तो कुछ बातें हैं जो मतलब देखो एक मतलब हम जिसको उसको पढ़ते हुए कोई भी स्त्री उसको पढ़ेगी तो वो उन बातों से कहीं एक अपने जीवन की भी बहुत सारी जी, बातों से वो उनसे जुड़ करके जी, उसको देखती है। जी, तो मैं अपने पाठकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए ये पहले पढ़ना चाहती हूँ थोड़ा, फिर हम कुछ इस पर कुछ बात कर जी, सकेंगे। वह दौड़कर सीढ़ियों की ओर लपकी तो एक सीढ़ी फलांग गई, फिर तो फलांगती ही चली गई। ऊपर पहुंच जाने के बाद भी जब हंसनी नहीं आई, तो उसे अफसोस हुआ कि सीढ़ियां उतनी ही क्यों थी, कुछ और होती तो कितना मजा आता चढ़ने में। वह खुश थी कि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी उसे पूरी सांस आ रही थी, अपने आप आ रही थी। उसके मन में अभी और सीढ़ियां चढ़ने की इच्छा बनी हुई थी। फिर भी वह इस तरह लगातार सीढ़ियां चढ़ती ही तो नहीं रह सकती थी। पिछले 1 घंटे में उसने कितने सारे काम कर डाले थे। कामों की तो यूं भी शुरू से कोई कमी थी ही नहीं। वैसे कहो तो काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत घड़ी की नहीं वाला हाल उसका हरदम ही रहता। कभी थक कर, कभी ऊब कर, कभी किसी के आ जाने से या रात हो जाने की वजह से वह काम करना बंद न कर दे, तो कोई न कोई काम एक के बाद दूसरा तुरंत ही उसे दिखाई देने लगेगा। बल्कि पहला काम चल ही रहा होगा कि दूसरा उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दिन भर में कई सारे काम तो वह महज आदत से ही करती थी, कई जरूरत से, कई ऊबते हुए, कई बेमन से। कई काम जिन्हें कोई काम नहीं करता था, वे भी उसके खाते में डल जाते। उसका बस चले तो कुछ काम वह कभी न करे। बाप रे! उसने चौंक कर लगभग डरते हुए कहा, क्या इतने सालों से मैं रोज सुबह शाम खाना ही बना रही हूँ, और फिर भी क्या कह सकती हूँ कि मेरा बस चले तो कभी खाना न बनाऊं, बच्चे पैदा न करूं, टाइप न करूं, कपड़े न सिलूं। एक के बाद एक उसने कामों का ढेर लगा दिया। उस पूरे ढेर को वह देर तक खतोलती रही। उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं मिला जिसे उठाकर फेंक दे और कहे कि इस काम को तो मैं कदापि नहीं करूंगी। अब रोटी बनाने का ही काम ले लो। कभी-कभी कितना मजा आता है रोटी बनाने में। लोई बेलन के नीचे चमत्कारी ढंग से अपने आप घूम-घूम कर फैलती जा रही है, एक सी गोलाई में।
तवे पर डलकर अपने आप ही जैसे ठीक समय पर पलट जा रही। रोटी बनाने में जब मजा आता, तो लगता जैसे रोटियां अपने आप बिल रही हैं, सिक रही हैं, और वह उनका बनना देखती रही है, जैसे जादू का खेल हो रहा हो उसके सामने। लेकिन कभी कभी तो गिनी चुनी 10-12 रोटियां बनाना भी पहाड़ हो जाता। माँ बड़बड़ाती, इतने पहाड़ जैसे दिन में भी सोती नहीं कभी, जाने क्या करती रहती है सारे समय। माँ को गर्मियों के दिन अक्सर पहाड़ लगते, और उसे कोई छोटा सा काम हो सकता है कि उससे कहते न बने कि आज के बाद मैं कभी रोटी नहीं बनाऊंगी, या मेरा बस चले तो कभी न बनाऊं। फिर भी किसी एक दिन उसका मन करता है कि घर भर में मुनादी करवा दे कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जिसे बनाना हो बनाए, न बनाए मेरी बला से, और भूल जाए खाना बनाने, खिलाने या खाने के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? कल को समय कहे कि मैं तो जाने कब से चल रहा हूँ, अब मैं खूब जाता हूँ किसी एक जगह। या पेड़ कहे कि मैं रोज रोज इस तरह खड़ा नहीं रह सकता, कभी कभी मुझे भी चलने फिरने की छूट मिलनी चाहिए। या मकान कहे कि आज के दिन तो मैं पहाड़ की चोटी पर ही बैठूंगा, या तुम्हारे शहर में पहुंच जाऊंगा, या आसमान में उड़ूंगा, या हिलता ही रहूंगा, या जब मर्जी होगी गिर पड़ूंगा, कहीं भी कभी भी। इसकी मुझे छूट दो, तो मैं तुम्हारा घर होने को तैयार हूँ। घर की शर्तें सुनकर बोली, चलो मान लिया, लेकिन फिर जब मैं चाहूं तुम्हें छोटा बड़ा कर सकूं, जब चाहूं मेरे पास घर हो, जब चाहूं न हो, बोलो मंजूर है? दोनों की अपनी शर्तें थी। नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बैठी रही थी दिन भर, बस बैठी रही। अंधेरे से दिन अभी हिलगा भी न था, तब से बैठ गई थी। रात 1 बजे तक बैठी रही, यानी रोज करने वाले कई सारे काम नहीं किए, कुछ किए जिन्हें काम उस तरह से कोई न भी माने। उसने नहाया, चाय पी थी, 3 नहीं 4 बार। कुछ कुछ चबाती भी रही थी बीच बीच में। किसी समय उठकर बरामदे या छत से आसपास बगरी दुनिया में ताक झांक भी की थी। उसने उस दिन दोनों वक्त खाना नहीं बनाया, दफ्तर नहीं गई, अखबार नहीं पढ़ा, न चिट्ठी लिखी, न कपड़ा सिला, न गप्पे की। कोई आया गया भी नहीं। काम वाली आई थी, पर उस तरह से कोई नहीं थी, उससे बात करना जरूरी नहीं था। बैठी रही तो बैठी रही, और बैठी बैठी देखती रही आसमान को। जमीन के करीब वाला आसमान मक्के के दूधिया दानों जैसा था। ऊपर सफेद बादलों के बीच घिरा आसमान गहरा नीला, ठीक सर के ऊपर। उड़ता हुआ पक्षी ऊपर उठता जाता था, उड़ते उड़ते पास के बादल में घुस जाता, कभी आसमान में ही अलोप हो जाता, जैसे हो ही नहीं। फिर अचानक ही उतर आता आसमान से। फुर फुर, ऊपर नीचे उड़ती चिड़िया ने कहा, फुल चुपकी, और कहते कहते झट से चिकोटी काट ली। फिर लेट गई आसमान के नीचे। फूल चुकी थी कि उड़ी जा रही थी, ऊपर नीचे, जैसे यही एक काम हो उसका। ऊपर अब खाली आसमान था, खाली और नीला। पेड़ों पर पसरा आसमान कितना अधिक नीला था, और सफेद बादलों से घिर जाए तब तो गहवर देखे, जैसे गहरे गहरे कुत्ता कुआं। देखते देखते ही वह छलांग लगा देती थी कुएं में। होते होते अचानक ही नहीं होती थी। इस समय सिर्फ नीला आसमान था, एक तल्ला आसमान। वह देखती रही और भूल गई कि वह आसमान से मुखातिब है। जब लेटी तो थकान उस पर चढ़ गई थी बाढ़ की तरह। ऐसा क्या काम किया आज मैंने कि मैं इतनी थक गई? बिस्तर पर तो रोज ही सोती है, कभी इस करवट, कभी उस, कभी एकदम चित, हाथ पैर ऊपर नीचे ले जाकर, फैलाकर, मोड़कर, सब तरह से सोती है। पर थकान बनी रहती है जस की तस। पहले तो ऐसा नहीं होता था। फिर भी आज के बराबर तो कभी थकी ही नहीं। देर तक लेटी रही आसमान के नीचे, जैसे हवाले कर दी गई हो आसमान की। आसमान को देखना, देखना और देखते रहना, इसके सिवा कुछ नहीं किया था उसने। और अब सांस पूरी आ रही थी, पूरी और गहरी सांस। कभी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि वह सांस भी लेती है कि लगातार लेती है। पता ही नहीं चलता था कब आई वो और कब गई। सांस की ओर उसका ध्यान कभी गया ही नहीं, जबकि बिना सांस लिए एक पल भी नहीं बीतता था। कई मौकों पर सांस को साधना जरूर पड़ता था, जैसे कभी किसी को कानों कान खबर न लगे और फूट निकलना हो, तो वह सांस को पकड़कर भीतर गाड़ देती है, उसे हिलने डुलने भी नहीं देती उतनी देर को। एक दिन तमाशा हो गया। सांस पूरी आए ही नहीं, आए ही ना, आते आते बीच में कहीं छूट जाए।
ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बाहर कहीं कुछ है या भीतर कहीं? वह डर गई। अगर सांस पूरी आए ही नहीं तो छोड़ो मत, रोक रखो सांस को भीतर ही। और उसके बाद क्या बचेगा? न मैं, न पेड़, न आसमान, न तुम। मैं तो रहूंगा, पेड़ ने कहा। हवा ने, पानी ने, घरों ने, लोगों ने, सब ने कहा मैं तो रहूंगा, मैं तो रहूंगा। ठीक उसी समय वह नहीं थी, बाकी सब कुछ था। कोई कैसे कह सकता है कि वह नहीं थी अभी अभी? वह दौड़कर बाहर निकल गई। कितना सारा आसमान था, कितने दिन से नहीं देखा था उसने आसमान को। उसे ठीक से याद नहीं आया कि अंतिम बार कब देखा था उसने। 10-15 दिन? नहीं, महीने, 2 महीने से नहीं देखा क्या? या पता नहीं कब से नहीं देखा। बाहर भी शुरू में तो कोशिश करनी ही पड़ रही थी सांस लेने के लिए, फिर बिल्कुल भूल ही न गई थी सांस के न आने की बात। यानी पिछले कितने दिनों, बल्कि सालों से मैं थकी हुई थी। थकान पूरी तरह उतरी ही नहीं कभी, बनी रही कुछ न कुछ हमेशा ही। यह तो कितना बढ़िया कीमिया है। खुले आसमान के नीचे सो और बरसों की थकान उतार दो। हींग लगे न फिटकरी, मुफ्त में इलाज। साहब, आप कैसी बात करती हैं? बिना पैसे के क्या इलाज होता है? आने को आप एक ही तकलीफ लेकर आई थी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह खोलकर सांस लेनी पड़ती है। देखिए, सांस न आना अलग से कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ और भी कई बीमारियों के जुड़े होने की आशंका है। मानसिक बीमारी भी कुछ हो सकती है। इस बीमारी की जड़ें गहरे तक और कहीं भी हो सकती हैं। आप में, आपके नाना में, दादी में, बाप में, माँ में। ये तो गहरी खुदाई का मामला है। दरअसल आप सोचती बहुत ज्यादा है, सारे समय घूमती रहती है ग्रिल। यही है मुसीबत की जड़। इसी को उखाड़ फेंको या फिर सुला दो। इतनी गहरी खुदाई कौन करे? गोली दे दो और छुट्टी पाओ। सोती रहेगी, न सोचेगी, न खोदेगी कुआं, न उसमें झांकेगी, न छलांग लगाएगी। शम्पा, मैं सोचती हूँ कि हम एक इससे एक ब्रेक लें और फिर आगे फिर और पढ़ लेंगे, जी क्योंकि ये एक हिस्सा था शुरुआत जी का, जी जिसका मैंने जो एक सिलसिला जो मुझे जी लगा कि मतलब हम जी एक सुना करके फिर अपनी कुछ जी बातें कर सकते जी हैं। तो शम्पा, एक बात जो मेरे मन में आती है, जो तुमसे पूछने का मेरा बहुत दिल भी करता है, क्योंकि मैंने जब ज्योत्सना जी को जैसे जब 3-4 बार कलकत्ते में वो आई होंगी, जब हम मिले अशोक जी के घर पर, हमारे घर पर भी आई, और भोपाल में 3-4 बार आई हूँ। तो जब वो जीवित थी तो हर बार उनसे मिली, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना भी खाया, और मुझे याद है कि वो बहुत स्वादिष्ट खाना था। और एक उनको जैसे एक व्यक्तित्व के रूप में जाना, तो वो बहुत सरल और सहज, एक जैसे एक जो औरत होती है, जो बिना किसी शिकायत के अपना काम करती जाती है। तो ये जो उनके अंदर में जो चल रहा था, इसको हम एक पाठक के तौर पर जानते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर जानते हैं, एक साहित्य का जो एक यथार्थ कल्पना स्मृति का जो एक हाल मेल है, उसके तौर पर हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन कई बार मेरे मन में ये आता है कि जब तुम इसको पढ़ती हो एक बेटी के तौर पर, तो तुम्हारे मन में क्या आता है माँ के बारे में? क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया कि माँ के अंदर में ये सब क्या चलता है? और कितना वो कहती हैं कि मैं लिखती हूँ इसलिए मैं हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम करते हुए वो होते हुए भी नहीं होती हैं। तो ये हम उनके लेखन से जानते हैं, उनसे बात करने से या उनके व्यक्तित्व से कभी ऐसा मतलब कभी ऐसी बात मैंने उनके मुंह से कम नहीं सुनी, या उनको उस तरह से मैं कभी देख नहीं पाई। पर जब मैंने अस्तु का सबसे पहले मैंने उपन्यास पढ़ा, तो मतलब मुझे लगा कि मतलब कि ये एक ऐसी दुनिया खोलता है जो शायद एक हर औरत का जीवन की कहानी उसमें आती है। अभी मैं जो पढ़ रही थी तो मुझे लगता है कि कहीं मैं ऐसा लगता है कहीं मैं अपनी डायरी तो नहीं पढ़ रही। जी तो मतलब बहुत सारी जो एक मतलब बहुत कुछ करते हुए और बहुत कुछ न करते हुए, बहुत करने का मन न होते हुए भी हम जितनी सारी बातें करते हैं, और आसमान देखना भी कोई काम है, और जो बरसों की थकान है वो उससे उतार लो, और सांस लेना भी आई नहीं आई, और ये घर जो है, जो उनका एक काव्य संग्रह है, घर नहीं। तो मैं बहुत सारी बातें एक साथ बोलती जा रही हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि एक बेटी की तरह से तुम मतलब एक माँ का जो माँ को जब इस तरह पढ़ती हो, तो तुम उनके बारे में क्या जानती हो, कितना कैसे लगता है तुम्हें? अलका जी, ये तो मैं कहूंगी कि एक उम्र तक मुझे लगता है अपने माता पिता का लिखा हुआ कुछ पढ़ना जरा कठिन होता है।
बिल्कुल। मतलब एक दूरी नहीं होती और आप उसमें लगातार अपनी माँ को या अपने पिता को ढूँढ रहे होते हैं। तो मैंने इन दोनों के ही साहित्य को सचमुच में पढ़ना ज़रा बाद में शुरू किया। यानी कि मैं बिल्कुल। काफ़ी दूसरा साहित्य पढ़ चुकी थी, तब तक भी मैंने इनके साहित्य को नहीं पढ़ा था। पर ये मुझे याद है कि जब पन्ना में हम रहते थे और हाँ, दूसरी कक्षा हाँ, में मैं थी, तो हाँ, मैं ये ज़रूर मैंने देखा था कि मैं एक दिन स्कूल से आई तो हम लोग साथ में ही सब लोग खाना खाते थे। तो माँ ने कहा कि वो नहीं खा पाएँगी आज किसी भी हालत में, अ, और वो एक किताब पढ़ रही थी। दोस्तोयेवस्की का शायद क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा किसी भी हुँ, हालत में वो आज खाना नहीं खा पाएँगी, बीच में अच्छा, नहीं छोड़ी जा सकती है ये किताब। हुँ, तो हुँ, हुँ। मैंने ज़रा उन्हें गौर से देखा और मुझे बहुत यानी कि कुछ अजीब-सा लगा कि कोई एक किताब में कोई, तुम कितने साल की थी? मैं दूसरी में थी तो ओह! 5-6 साल की होंगी। तो मैंने देखा हुँ, और वो बिल्कुल उन्होंने वो किताब नहीं हटाई और उन्होंने पता नहीं कब खाया, क्या नहीं खाया। पर वो वहाँ पे भी पन्ना में भी वो बहुत मम्मी भी लिखती रहती थीं और हमारे पापा भी लिखते रहते थे। और मेरे लिए ये एक स्वाभाविक चीज़ थी जो दूसरे घरों में नहीं होती थी। और इसका मैं थोड़ा हौवा भी बना के रखती थी अपने दोस्तों के यहाँ कि भई हमारे यहाँ नहीं खेल सकते, बड़ी शांत रहना पड़ता है, देखो ये। मैं उन्हें छुप के दरार हुँ, में से दिखाती थी कि देखो दोनों पढ़ लिख रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं खेला जा सकता है। लेकिन बाद में जब वो अस्तु लिख रही थी उसकी भी मुझे स्मृति है कि ये कभी-कभी ऐसा आम तौर पे जो आप कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है, वो ख़्याल नहीं आता कि वो कोई बहुत शिकायत करती हुई ख़्याल नहीं आती हैं, रोज़मर्रा के कामों को लेकर। ये हुँ, ज़रूर होता था कि कभी-कभी हम लोग उनसे बोलते थे कि माँ सीटी कुकर की बजे जा रही है और सुनाई नहीं दे रही क्या? तो उनके वो जिस तरह से देखती थी उससे हमें समझ में आ जाता था कि उन्हें बिल्कुल नहीं सुनाई दी है वो सीढ़ी। हुँ, और ये तो मैंने हुँ, जब बाद में ये उपन्यास पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि वो तो उस समय सीढ़ियाँ फलांग रही होती थी तो उन्हें सीटी नहीं सुनाई दे रही है या बघार जल रहा है या क्या है, ये संभवतः साथ में पैरेलली वो 2 ज़िंदगियाँ जी रही हैं। इसका बिल्कुल। अंदाज़ा तो ज़रा बाद में ही लगा। मतलब मैंने ज़रा बाद में उनके उपन्यास पढ़े। उन्होंने भी कभी नहीं कहा या दोनों ही माता-पिता ने कभी नहीं कहा हमसे कि उनका हम कुछ पढ़ें। अ, पर ये मुझे ख़्याल है कि कभी-कभी ऐसा होता था कि उनका लिखने में मन लग गया, तो वो अचानक से कहती थी कि आज वो खाना नहीं बनाएँगी। और हम लोगों के लिए वो ज़रा उत्सव का सा दिन होता था कि अब चलो अब पापा को दाल का बघार लगाना पड़ेगा या मैं और पापा मिलके रोटी बनाएँगे या जो भी होगा। तो वो हम लोगों के लिए हुँ, बड़ा उत्सव का भी दिन होता था। हमको ख़ास तौर पे पापा के की बघारी हुई दाल अच्छी लगती थी। तो हम लोग तो बड़े खुशी होते थे कि चलो आज ये दिन भी आ गया कि वो एक अलग तरह से पिकनिक का सा दिन हो जाता था। वो बड़े कम होते थे ऐसे हुँ, दिन। अ, पर वैसे मैंने उन्हें उस तरह से एक और बात जो बाद में हम लगातार उनसे कहते थे, वैसे आपको आप इतनी बार मिली हैं, वो इतनी बात करती थी, काफ़ी हाँ, वोकल थी। बहुत। जी, काफ़ी वोकल हाँ, हाँ, थी अपनी काफ़ी। हाँ, हाँ, तमा काफ़ी बात। हाँ, लेकिन बिल्कुल। अलका जी जो मज़े की बात हम लोगों ने बाद में दर्ज की, मैंने और राजुला ने, वो हुँ, ये कि जो हुँ, कुछ उनके उपन्यासों में या कहानियों में आया है, उसका आम तौर पर उन्होंने हमसे कभी ज़िक्र नहीं किया। अच्छा। या हुँ, उसकी वो बात नहीं करती थी। और हुँ, फिर तो हम उन्हें बोलते भी थे कि हमें ये कूड़ा सुनाती रहती हो तुम कि फिर ऑफ़िस में ये हुआ, फलाँ ने ये कह दिया हाँ, ठिकाने, और जो ख़ास-ख़ास बातें होती हैं उन्हें तुम हुँ, अपने कहानियों के लिए, अपने उपन्यास के लिए इन्हें बचा लेती हो। छुपा के, बचा के जी, रख। जी। तो वो हतप्रभ सी देखती रहती थी कि लेकिन कभी-कभी जब मैं उनसे कहती थी कि
जब भी हम उनकी कहानी पढ़ते थे, आपको भी शायद ख्याल होगा कि जो उनकी एक कहानी है ना, ये भी नहीं थी उसके अच्छा लगने की वजह। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वो आपको अशोक ख्याल जी को भी जी। बहुत वो अशोक जी को भी बहुत पसंद थी वो हाँ, तो कहानी। वो दरअसल उसके मुख्य किरदार ही शायद अशोक जी हैं, अशोक जी थे, कहीं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ, तो जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि माँ ऐसी कैसे कहानी बन गई, मतलब ऐसे कैसे बन गई, और वो पूरी मुकम्मल कहानी है। और मैं उनके बड़े हुँ, पीछे पड़ी रहती थी कि कहानी कैसे बनती है, ये बताओ ना तुम। रोज हुँ, रोजमर्रा की ये जो बातें लिखती हो, इससे हुँ। अचानक से कहानी कैसे बन जाती है, या कैसे बन जाती उपन्यास है। कैसे खड़ा हो जाता है। तो वो हाँ, कहती थी कि कुछ नहीं, वो जब आप लिखते हैं तो वो लिखने की प्रक्रिया में अपने आप होता है। हाँ। मैं नहीं करती हूँ, मैं तो बस दर्ज कर रही हूँ उन्हें। और फिर नहीं, वो और जो जैसे ये जी, कहानी वो कहानी भी जो है, एक मिनट चंपा, जी, मैं सोचती हूँ कि ये जो कहानी भी है, तो उसमें उस कहानी में भी जैसे एक जो एक जो छन के आती है ना जो जी, बातें, जी, माने उसकी जो नुएंसेस हैं, जी, वो इतने मतलब जाने हुए फिर भी मतलब उनको हाँ, लिखना कोई आसान काम नहीं। जी, मतलब जी, कि वो किस तरह से बुने जाते हैं, जी, वो संरचना ही अपने आप में कहानी है। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे अशोक जी के साथ में भी अक्सर ये हुआ कि मतलब कि कभी जैसे कहानी क्या है, तो जी, अशोक जी कहते थे कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में उसको एक लॉकेट की तरह उसको मैंने बंद कर दिया जाए। जी, तो मतलब कि हाँ, तो मतलब ये लगता था कि मैंने अशोक जी को भी मैंने उस तरह की जो ज्योत्सना जी जो कहानियां जी, लिखती थी, जी, जिनमें यथार्थ होते हुए भी यथार्थ मैंने इतना महीन होता था जी, कि वो उस महीन यथार्थ को आप पकड़ के उतार सकें अपनी जी, संरचना के बूते पर। जी, तो जी, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मतलब बहुत ही मैंने एक अद्भुत सी बात होती थी, और जी, शायद उसको मैंने एक अनुभूत किया जा सकता था। जी, उसको मतलब मैं आप उस तरह एक कथा के तौर पे जी, आप नहीं देख करके एक अलग तरह से आप उसको देखते थे। जी। मैं सोच रही थी जब आप कह रही थी ना अस्तु के बारे में हुँ। शुरू में बोलते हुए कि हाँ, हाँ। संभवतः इस तरह का उपन्यास आप कह रही थी कि आप नहीं लिख सकती, और आप हुँ। जब उपन्यास लिखती हैं तो एक तरह से यथार्थ में गर्क रहती हैं, आपने कहा कि आप हुँ, हुँ, उसको हुँ। तो मैं हुँ। आज इत्तेफाक से मैं अभी आपका नया उपन्यास ही पढ़ रही हूँ इन दिनों में, कुलभूषण का नाम दर्ज करिए। तो मैं सोच रही थी, मतलब क्योंकि वो मेरे मन में पैरेलली अभी चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि कैसे उसमें भी एक किस्म से पहचान की, अ, अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी पहचान को दर्ज कराने की जो एंग्स्ट है, जो इच्छा है, अ, अंततः इस बड़े विराट दुनिया में अपने को, अपने होने को दर्ज कराना, मुझे लगता है कि संभवतः आपके उपन्यास उस उस वो जो दुनिया की जो बाहरी दुनिया है, अ, उसमें हुँ। एडवेंचर करती है। और एक तरह से कहना चाहिए कि माँ के जो उपन्यास हैं वो इसी होने को, अपने होने और ना होने के ये जो हुँ। आस्तित्विक हुँ। से प्रश्न हैं, उनके लिए हुँ। वो एक तरह से अंदर की यात्रा करते हैं संभवतः। हाँ, बिल्कुल। तो ये यात्राएं भले दो अलग दुनियाओं की हैं, पर संभवतः शायद उन्हें जोड़ने वाला जो प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, वो शायद कुछ एक से है, ऐसा मुझे लग रहा था। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, और मतलब ये है कि वो जो भीतर की जो दुनिया की यात्रा है, जो ये तो जी, जो सीढ़ी फलांगने वाला ही जी, जो फ़िल्म है, जी, तो मुझे कई बार लगता है कि जैसे कि जो वो इक्कड़-दुक्कड़ हम खेलते थे ना जी, बचपन में, जी, कि मतलब वो जी, चाबी फेंक दी और फिर उसके वो उठाने के लिए जी, गए, जी, इक्कड़-दुक्कड़ जो खेलते जी, थे। तो मुझे लगता है कि वो जो एक संरचना का शिल्प है, जी, माने कि वो उस शिल्प को मतलब एक साधना, जी, तो मुझे लगता है कि और उसमें एक तरह की माने एक अद्भुत जो एक एक तरह का मतलब एक कौतूहल कहो जी, या कौतुक कहो जी, उसको,
तो जी। वो जो पैदा होता है, तो जी। मुझे लगता है कि वो मतलब मेरे लिए उसकी जो कि विनोद कुमार शुक्ल में भी जो जी। एक अलग तरह से जी, पैदा होता बिल्कुल। है, या निर्मल वर्मा की हाँ जी। एक दूसरी तरह से पैदा जी। होता है। तो मुझे जी। लगता है कि मतलब कि एक जो कड़ी है ना, जो इन जी। तीनों को भी एक तरह से जोड़ जी। रही है। तो जी। मुझे लगता है कि वो मैंने एज अ मैंने रीडर, जी। एक पाठक के तौर पर, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत समृद्ध करती है मुझे। एक जी। मेरे जी। अंदर के जो लेखक जी। है, उसको जी। वो बहुत समृद्ध करती है। जी। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ एक हिस्सा हम और पढ़ें जी, और उसके बिल्कुल। बाद में फिर आगे चलें। जी। तुम तो जानती हो कि ऐसे भी मतलब कि मैं तो जीवन में भी बहुत सारी बातों का बहुत मेरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है ना जी। कि कोई भी समस्या है, जी। क्योंकि हमारे श्रोताओं को बताना जरूरी है कि कैसे हमारी दोस्ती एक अलग तरह से मतलब बिल्कुल चल निकली, और कुछ समस्याओं से सुलझाने में या बातों को करने में, मतलब हमने एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जाना जी। और बहुत मजेदार तरीके से जाना। जी। जी। तो मैं एक और हिस्सा पढ़ती हूँ। हाँ, जी। पसंद नापसंद की बात से उसे झुरझुरी आ गई। उन दिनों बिन्नी डॉक्टरी पढ़ रही थी। जिस सड़क से होकर वह कॉलेज जाती थी, उस पर एक भिखारी उसे लगभग रोज ही दिखता था। उसे देख कर ही चिढ़ छूटने लगती थी। वह हर दिन मनाती कि उसे देखे बिना रास्ता पार हो जाए। उस दिन पहली बार उन्हें चीर फाड़ सिखाई जानी थी। कुछ लावारिस लाशें इस काम के लिए अस्पताल में जमा रही थी। पहले तो मरे हुए आदमी के शरीर की चीर फाड़ का विचार ही उसे बेकार लगता। उसे मुर्दों से सदा ही डर लगता रहा था, जबकि आज ही हमेशा समझाती, मरे हुए आदमी से क्या डरना, सोचो वो बेचारा क्या कर सकता है। मुंडी तो वह ऐसे हिलाती रहती जैसे बात को अच्छी तरह से समझ गई हो। फिर भी उसे कभी मुर्दे के पास रहने को कहा जाए तो वह कभी राजी नहीं हो सकती। उसे पक्का विश्वास था कि वह किसी न किसी समय जरूर उठ बैठेगा, या बोलने लगेगा, या करवट बदल लेगा। ऐसा कुछ न कुछ तो होगा, जरूर होगा। जब से एक ही विचार उसे घेरे था कि कहीं वह उसकी चीर फाड़ करनी शुरू कर दे और मुर्दा चीख पड़े तो, उठकर मुझे झापड़ मार दे तो, गला दबा दे तो, पागल है तू तो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ तो आज ही क्यों होगा, वो अपने को समझा रही थी। उसे याद है एक बार उसने बड़ी काकी से पूछा था, आपके मायके वाले भूता क्यों कहलाते होंगे। उनका जवाब था, भाई सच्ची झूठी तो भगवान जाने, हमने तो यही सुना है कि हमारे खानदान में एक कोई गुजर गए, उन्हें शमशान ले गए, चिता पर रखने रखने तब तक तो वे उठ बैठे, बस इसी से भूता कहलाए। अगर ऐसा कभी हुआ तो क्या अब भी हो सकता है। ये सब तो मन गढ़ंत गप्पे हैं। क्या हो सकता है कि वो आदमी मरा ही न हो। बिन्नी अपनी टेबल पर पहुंची तो उसने हिम्मत करके लाश पर उल्टी सी नजर डाली। उसकी आंखें वहीं चिपकी रह गईं लाश के चेहरे पर। जैसे उसके आंखें हटाते ही वह चेहरा बदन से अलग होकर घूमने फिरने लगेगा। भीतर बाहर सब कहीं आएगा जाएगा, और वह उसका कुछ नहीं कर पाएगी। यह वही भिखारी था। अभी तक तो बात सिर्फ लाश से निपटने की थी, अब चेहरा भी जुड़ गया था, और सबसे पहले उसी से निपटना जरूरी था। वह भाग कर कहीं जा नहीं सकती थी। जानती थी कि साथ में पाताल में चली गई तो भी वह उसी के साथ जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पसंद नापसंद से कुछ नहीं होता। वह दो जो भी हो, फिलहाल उसे तो अपना यूं बेतरह सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इस समय तो एकमात्र मसला यही था कि इस नींद से कैसे निजात पाई जाए। सांस को आना हो तो आए, न आए तो मेरी बला से। वह धड़धड़ाती हुई घर के भीतर घुसी। अलमारी के भीतर से दवाइयों वाला कटोरा निकाला और लगभग दौड़ते हुए जाकर कटोरे को काकी के बाड़े में उछाल दिया। बाड़े में वह ऐसी जगह गिर सकता था जहां से वह उसे दिखाई देता रहे, पर अब वह या कोई भी दूसरा उसे वहां से नहीं ला पाएगा। होने को बाड़े और मकान के बीच सिर्फ एक 8-10 फीट ऊंची दीवार ही है। दीवार पर टूटे कांच के टुकड़ों जैसी भी कोई चीज नहीं लगी है। उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि उसने डॉक्टर को कड़ी मेहनत के 500-700 रुपए पिलाए। दवाइयां तो अलग ही थी, ऊपर से अपनी पूरी खुदाई भी और करवाई भी। एक एक करके उससे तो सब कुछ छिन गया। इसका पता भी अब चल रहा है, दवाई बंद करने के बाद, कि उसके पास क्या क्या था, कि वो लगभग खो चुका है। और वो तो कहो कि ऐन मौके पर पता चल गया। उसने नारियल के पेड़ को, घर को, अपने बदन को बारी बारी से छूकर देखा कि क्या वे सचमुच हैं। जैसे जो दिख रहा है वह नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसे छुआ जा सके उसका होना ध्रुव हो। उसने दरवाजे से घर के भीतर झांका।
सारा घर नींद में गर्क था। एक वही बाहर निकल आई थी, सीढ़ियां फलांगती वह छत पर पहुंच गई। उसने दूर दूर तक चारों ओर फैले शहर को देखा, जैसे पहली बार देख रही हो अपने शहर को होते हुए। चारों ओर से उमड़ा चला जा रहा था शहर। वह कूद गई होते हुए शहर में होने के लिए और गुड़ुक हो गई सतह को चूर चूर करती हुई। चूर चूर सतह हुई कि वह, और एन होने के समय वह थी या नहीं, उसने एक बार फिर होते हुए सोचा, पर कुछ भी तय नहीं कर पाई। तो देखो, ये अब एक अलग हिस्सा जो आता है, जो एक क्रम में ही पढ़ रही हूँ, बीच में थोड़ा सा कुछ छोड़कर। तो ये जो बहुत सारे, ये जो भिखारी था जिसको वो रोज देखती थी, और वही वो अब वो एक चेहरा बन गया था, तो उसके अंदर के आते हुए बहुत सारी, तो ये जिस तरह से मतलब जो एक स्मृतियां हैं और जो जीवन में गुथी हुई है, यानी कि उसका जो अपना नींद, उसका सोना, शहर को देखना, सीढ़ी फलांगना, तो ये सारी एक जो औरत के जीवन का की जो बहुत जो रोजमर्रा की जो दैनंदिन जीवन की जो रोटी बनाने वाला जो प्रसंग जो आता है, और उसके बाद में इस तरह से ये जो हम माने ये ऐसे प्रसंग जो आते हैं जिनमें वो और कुछ भी करती है, दफ्तर जाती है, सोचती है कि अब तक उसी से कोई गलती कैसे नहीं हुई, जो काम कर रही थी उसमें कोई गलती नहीं हुई, ऐसा कैसे हुआ। तो ये सारी जो एक जो स्मृतियों से छनकर जो यथार्थ आता है, तो ये किस तरह से एक औरत के जो अस्तित्व के जो धागे जो बहुत आपस में उलझे हुए हैं, और जो उसका ये जो हश्र है, यानी कि नींद और होना न होना, जो घर या पेड़ या ये जो चीज जो उसके आसपास की जो जीवन है, जिस सतह पे वो कूदना चाहती है कि वो टूटी या वो सतह टूटी, तो ये जो जो परिणति है, जो हश्र है, तो और जिन कारणों से वो होता है, वो यथार्थ भी देखो कहीं ना कहीं झांकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो यथार्थ बिल्कुल मतलब ऐसा है जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगा है कि कई बार हम ऐसी रचनाओं को जब पढ़ते हैं जिनमें बिल्कुल यथार्थ नहीं होता, तो कई बार मुझे कुछ परेशानी सी भी होती है कि अरे ये जो पात्र है, ये कुछ खाता पीता भी तो होगा, कुछ करता भी तो होगा, तो यानी कि इसके ये कुछ पहनता भी तो होगा, या कि मतलब कि इसके जीवन में कौन सी बातें हैं जिससे इसका जीवन जीवन का जो एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, कि वो इसका सपोर्ट सिस्टम कहाँ है। तो ये बातें कई बार दिमाग में आती हैं पढ़ते हुए। इस बार मैंने गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है रेत समाधि, उसकी मैंने एक रिव्यू लिखी थी इसमें द बुक रिव्यू के लिए। तो मैंने मतलब मैंने गीतांजलि श्री को कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि तुम जो कह रही हो उसमें कहीं ना कहीं हम एक यथार्थ को भी हम मतलब महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरह वो हवाई नहीं है, यानी कि वायवीय, यानी कि वो स्मृतियां स्मृतियां स्मृतियां, माने एक उनका ही ऐसा घटाटोप नहीं है कि उसमें हम कहीं भी एक यथार्थ को बिल्कुल ना पा सके। तो मुझे लगा कि मतलब कि रेत समाधि में जो भाभी जूते पहनकर घूमती हुई जो भाभी है, या जो गिटार बजाता हुआ जो उनका पौत्र है, या दीवार की तरफ पीठ करके सोती हुई माँ है, तो ये जो यथार्थ के टुकड़े जो उसमें चले आते हैं, तो वो उस कल्पना को भी बहुत एक समृद्ध करते हैं। तो मुझे लगता है कि अस्तुका में भी शायद मतलब वो चीज मुझे अब इतने सालों बाद जब मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि माने कि जो संरचना है, जो इस तरह जो इक्कड़ दुक्कड़ खेलने वाली और सीढ़ी फलांगने वाली, उसके भीतर जो ये यथार्थ का भी जो एक जो टुकड़ा जो हम देख पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कथानक को या एक हमारी जो एक हमारे अंदर जो एहसास जगते हैं, या यानी जो हमारे मर्म को जो चीजें हमारे मर्म तक आती हैं, वो शायद उसमें एक बहुत तरह तरह से वो उसमें एक बहुत सारी कीमियागिरी के साथ में वो आती हैं, और ये बहुत ही मैंने अपील करता है ये। मुझे लगता है कि वो जो आप कह रही है ना, शायद वो इस तरह से होता होगा। मैं भी जब अस्तु को अभी इस बीच में फिर से भी देख रही थी, मुझे लग रहा था कि लगातार जो जीवन है, जो आसपास है, उसे फैक्ट के रूप में, यथार्थ के रूप में देखना, और साथ में उसे गल्प की तरह से देखना।
मतलब ऐसा लगातार ऐसा लगता है जब मैं हुँ, गीतांजलि जी के उपन्यास की आपने ज़िक्र किया उसे पढ़ो हाँ, या हुँ, अस्तु को पढ़ो या मम्मी की दूसरी भी हुँ, चीज़ों को पढ़ो, तो लगता है कि वो हुँ, लगातार ये फ़ोकस को शिफ्ट करती रहती हैं। जो जीवन हुँ, के तथ्य हैं, जो उनके हुँ, रोज़मर्रा के दैनंदिन जीवन के जो डिटेल्स हैं, वो तथ्य की हुँ, तरह से भी बहुत मांसल रूप से रोटी की गंध हो या वो रोटी का बेलने हाँ, वाला ही जो आपने पढ़ा, हाँ, मतलब बहुत हाँ, मांसल हाँ, रूप से वो एक तथ्य के रूप में भी है और एक किस्म से डिटैच होके हुँ। उसे स्मृति की दूरी से भी, गल्प की दूरी से भी वो संभवतः लगातार देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे भी लगा कि मतलब कि ये जो चीज़ है, ये बहुत एक तरह से जो माने इस तरह से हमको घेर लेती है। यानी कि जी, जो यथार्थ जो है वो इतना बारीक है, पर जी, फिर भी वो है। जी, और इसलिए वो जो स्मृतियाँ आती हैं और जो उन स्मृतियों की जो परिणति जो ये नींद जिसको नींद नहीं आ रही है या जी, साँस नहीं आ रही है, जी, तो वो क्यों नहीं आ रही है वो हम उस तक भी उस यथार्थ जी, तक भी हम जाना चाहते हैं और कहीं जी, न कहीं उसका एक आभास भी हम पाते रहते हैं। जी, उसको पढ़ते हुए उसका एक आभास भी हमको बराबर उसको जी, महसूस होता रहता है। मैं कुछ और पढ़ूँ? जी, कितना समय है हमारे पास? हाँ, हुँ, अच्छा कुछ और पढ़ती हूँ। हुँ। कौन-सी हथेली थी नानी? अपना बायाँ हाथ उठाकर हवा में घुमाते हुए नानी ने कहा था, बाईं। अपने दोनों हाथों के बीच नानी का बायाँ हाथ लेकर उसने देर तक सहलाया, जैसे पलंग के पाए के नीचे से अभी-अभी निकाला हो उस हाथ को। वह बरसों से कोशिश कर रही थी और उस दिन निकाल लेने के बाद से तय नहीं कर पा रही थी कि पाए के नीचे दबा हुआ हाथ किसका था, नानी का या उसका अपना। वो तो जो भी हो, उस बाएं हाथ पर बहुत बीती थी, इसलिए यह बाएं की उपलब्धि ही मानी जाएगी। सवाल यह भी तो उठता ही है कि उस समय नानी का दायां हाथ क्या कर रहा था। हवा में हिल सकता था इसलिए हवा में हिल रहा था, दीवार पर पटक सकता था इसलिए दीवार पर पटक रहा था, दाएं हाथ को कभी दबाकर कभी सहलाकर राहत दे सकता था सो दे रहा था। इससे अधिक तो वह यूं भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिर तो दाएं हाथ की अपनी एक सीमा थी। डर से एक बार तो वह सिहरा भी कि ऐसी अगर उसके साथ बीतती तो वह क्या कर सकता था। इतनी बड़ी दुनिया में कितनी सारी चीजें थी, अनंत कोटि जीव थे, उनमें से किसी एक का वह सिर्फ एक दायां हाथ था। पूरी अग्नि परीक्षा तो इकलौता बायां हाथ ही दे रहा था और दायां हाथ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता, जब ऐसा दृश्य तो उसने भी देखा था। दूर जंगल में खच 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 किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी के चलने की आवाज सुनकर एक औरत अपने आटा सने हाथ लिए घर की देहरी पर खड़ी हुई और जंगल की दिशा में देखती रही। फिर वह दौड़कर अहाते में लगे अपनी नींद से जाकर लिपट गई। और तुम्हारा कहना है कि बाएं हाथ पर बीत रही हो तो दायां कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ करे तो तब जब पता चले। दाएं के काम अलग, बाएं के बिल्कुल ही अलग। दोनों के दुख अलग, सुख अलग, डर भी अलग अलग। दाएं हाथ के देने का पता बाएं हाथ को न चले, दान देने का पता बाएं को न चले, यहाँ तक तो ठीक ही है। पर ये भी क्या कि एक के कटने फटने का पता भी दूसरे को न चले। अरे साहब, ऐसा वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब दाएं हाथ के अंगूठे या उंगलियों के विशेषज्ञ और बाएं हाथ के अंगूठे या उंगलियों के विशेषज्ञ अलग अलग होंगे। आप मुझे डराने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो तुम्हें सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दायां कंधा झन्ना उठा। तो ये देखो अब, मतलब कि एक किस तरह से, मतलब ये जो नानी आती है, नानी का दायां हाथ बायां हाथ जो पलंग के नीचे दब गया है। सच बता कौन सा पैर मारा उसने, दायां की बायां? इसका जवाब अपने नाना जी से मांगो। टालो मत, जवाब दो। जाहिर है वे तुम्हारी नानी को फुसला रहे थे, दाएं बाएं बहका रहे थे। उनके हिसाब से कुछ बातें तय थी, जैसे अगर तुम नेमी चंद्र के साथ बीमार माँ को तांगे में अस्पताल लेके गई थी और तांगे में वह सामने की सीट पर बैठा था, तो उसने तुम्हें पैर जरूर ही मारा होगा। उसकी जगह तुम होते तो, मैं क्या कोई भी होता तो मारता ही, उसने भी मारा ही होगा। और यह भी तय है कि वह पैर मारेगा। यह तुझे पता था इसीलिए तो गई थी।
बजात लंपट, बोल नहीं, बोल है कि नहीं सच, और है तो कबूल कर, आज तो पैर मारा, कल को बाएं दाएं की चपेट में यह भी था, मगर नानी थी कि मारा नहीं, कि दुम पकड़ कर लटक गई तो लटक गई। देख, सच तो वही है जो मैं कह रहा हूँ, बस तू मान भर ले। नानी चुपचाप उन्हें देखती रही, फिर जमीन की ओर को देखने लगी। ऐसे नहीं मानेगी तू, लातों के भूत बातों से थोड़े ही मानते हैं। यहाँ आ, कहते हुए उन्होंने बड़े भारी छप्पर पलंग का पाया उठाया था, अपनी पूरी ताकत लगाकर। चाबी भरी गुड़िया सी नानी पहुंच गई थी उनके पास। चल रख हथेली नीचे। पाया हथेली पर रख कर वे कमरे के बीचों बीच खड़े हो गए, विजेता की मुद्रा में। अब बता, उस हरामी ने कौन सा पैर मारा था, दाया कि बाया? देखो मतलब कि अब ये जो है, मतलब एक दिल को दहलाने वाला एक तरह का किस्सा, पर वो किस तरह मतलब एक टुकड़ों टुकड़ों में संवाद में आता है, और किस तरह ये जो एक जो जिसको हम एक औरत पर हिंसा, और वो भी मतलब एक नानी के संदर्भ में हम उसको देख रहे हैं। तो मतलब कि किस तरह से ये देखो माने एक माने बिल्कुल मतलब एक जैसे दिल के टुकड़े करता हुआ सा आता है, क्योंकि उस भाषा में जिसमें वो उसको उसका उसको वो बटोरती हैं, उस स्मृति को या उस अनुभव को जिसको वो बटोरती हैं, वो एक अपने आप में एक तरह की, जो मैंने कल कविता के उससे भी कहा कि दाएं हाथ, और तो भूल गया था कि वह दायां हाथ है, कि वह पति का हाथ है या उसका हाथ है। तो ये जो मतलब अनुभूति की जो एक गहराई है, और जो एक स्त्री होने की जो वेदना है, और जो एक सहने की या इस तरह की एक हिंसा से गुजरने की जो एक औरत की जो एक मजबूरी है, या तो वो किस तरह से मतलब आती है। तो ये तो मतलब बहुत ही एक कमाल है कि मतलब कि एक ही उपन्यास में तुम देखो कि मतलब कि कितनी सारी मतलब जो स्मृतियां हैं वो किस तरह से गुंथ कर आती हैं, और कहीं इनका संबंध उस नींद नहीं आने से या उस सांस नहीं आने से, मतलब कहीं हमें उपन्यास में ऐसे बीच में खोल करके रैंडम ही पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब कि ये कितना मतलब एक किस तरह से मतलब वो सब कुछ एक जुड़ करके एक तुम्हारे सामने एक मतलब एक पूरे एक समय का, माने समय की विभिन्न माने अलग अलग पीढ़ियों की परतों का, आज का खाना बनाने का, रोटी बेलने का, रोटी की गंध का, माने हर चीज जैसे मिल करके एक ऐसा मतलब एक चित्र तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा माने एक कथानक खड़ा करती है, जिसको खड़ा करना बहुत ही मतलब एक बहुत इस तरह से मैंने वो एक अद्भुत रहस्य की तरह वो बीच बीच में आपको जैसे आपके लिए तरह तरह से वो खुलता रहता है। आप कहीं से भी उठाकर पढ़िए, क्योंकि किताब का न कोई, जैसे कहा मैंने पहले भी कि न कोई इसका अंत है, न मध्य है, न बीच है, और ये कहानी जैसे खत्म नहीं होगी, ये कहानी जैसे चलती रहेगी कि पहले से कब से शुरू है और वो कहाँ से आ जाती है, कहाँ से बातें घूम कर आती हैं। तो वो पूरा एक जो उसकी जो बनावट है, जो संरचना है, वो अपने आप में मतलब बहुत कुछ अपने आप में वो बहुत पोटेंशियल लिए हुए है। यानी कि वो कथा को बताने का या कथा को एक पाठक के मर्म तक पहुंचाने का उसमें एक ऐसी संभावना है कि वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जी, अभी आप जब ये पढ़ रही थी और ये बोल रही थी, तो मुझे पिछले साल मैं रोज़ा लग्जमबर्ग को पढ़ रही थी, तो उसमें आया था उन्होंने कहा है कि जो एक क्रांति हम सचमुच रोज़ कर सकते हैं और हर जगह कर सकते हैं, वो ये है कि जो घटित हो रहा है, उसे पुरज़ोर आवाज़ में दर्ज करें। और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्र है, उसका मापदंड तो यही होगा कि स्त्री कितनी स्वतंत्र है उस समाज में। तो मुझे अचानक से लग रहा था ये आप जब पढ़ रही थी कि शायद परसों ल्यूसी ने ये बात कही थी कि उनकी कविताओं को पढ़ते हुए उन्हें लगता है कि जिस तरह की फेमिनिन वॉइस और जिस तरह की स्वतंत्र चेता आवाज उन्हें नजर आती है, अभी से सुनते हुए मुझे वही लग रहा था कि ये जो स्वतंत्र चेता का संभवतः अर्थ मुझे लग रहा था कि वही कि अपनी बात को जोर बुलंदी से कहना, फिर शायद वो जो रोजमर्रा के जो डिटेल्स हैं अचानक उसी से हमें कहीं से इस उपन्यास में ऐसा नहीं है कि एक स्त्री अपनी मुक्ति की आवाज बुलंद कर रही हो,
लेकिन जो उसकी बिल्कुल बिल्कुल। ड्रेजरी है, जो आप कह रही थी ना कि वो जो ड्रेजरी है, हाँ। उन बारीक ब्योरों से ही अ, अचानक से वो ड्रेजरी का पूरा वितान शायद खड़ा होता है, जो आप कह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो फेमिनिस्ट वाली बात, जो जी फेमिनिस्ट वॉइस वाली बात तुमने जी कही, तो वो भी मतलब एक इतने नामालूम तरीके से, जी माने बिना मतलब कोई एक झंडा उठाए जी फेमिनिज्म का, जी पर जी वो उसमें पूरी वो इतनी वो अनुस्यूत है। जी और वो इतना, माने हमारे, तुम भी एक महिला लेखिका हो और मैं भी एक लेखिका हूँ, तो हम जो एक जीवन जीते हैं अपने आसपास के जो कर्तव्य हैं उनको निभाते हुए, जी सब सारे रिश्तों को साथ लेकर चलते हुए, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा एक जो अपना हमारे भी अंदर जो एक प्रतिरोध या विरोध होता है, जी और उसकी उसकी वो जैसे लगता है कि वो हमारी आवाज है, वो जी कहीं ना कहीं मतलब वो इतनी मैंने वो अपनी लगती है कि लगता है कि वो हम ही कह रहे हैं। कई बार मैंने बिल्कुल। इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैंने कहा ना कि ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी डायरी जी पढ़ रही हूँ क्या। जी तो जी वो जो फेमिनिस्ट जी वॉइस है, जी मुझे लगता है कि वो अपने आप में मतलब कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि मतलब कि वो जी एक मतलब एक जो प्रतिरोध, जो विरोध और अपनी जी बात को पूरी तरह से रख पाना, जी और वो भी मतलब ऐसा कोई घोषित, कोई मतलब इस तरह से कोई झंडा उठाकर नहीं। जी तो मुझे लगता है कि वो जो बारीकी है, वो ज्योत्सना जी की बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और बहुत उसमें बहुत सुंदरता है। मैंने जी कभी एक बार गगन गिल का इन पर लिखा हुआ पढ़ा था ज्योत्सना जी का, जी जो मैंने खोजा भी तो जी मुझे मिला नहीं वो। जी पर उसमें गगन ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से उस बात को कहा था, मतलब कि जी जो मैं खोजती रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसको कोट जरूर करना जी चाहूंगी, क्योंकि हम मेरी जो बातें हैं वो तो मतलब एक ऐसे ही बिल्कुल मैंने एक पाठक की पहली आगे पीछे की प्रतिक्रिया और ज्योत्सना जी से मिली हुई हूँ, तो उनको जी देखा हुआ और जी सब मिला जुला कर है। तो पर गगन ने बहुत सुंदर लिखा था, कभी खोजो तो देखना कि कभी जरूर मैंने जरूर, इस पर है मेरे जो पास मतलब भी। ये जो, हाँ, जो जो फेमिनिस्ट जो वॉइस जो है, वो जो इतनी माने, वो जैसे ज्योत्सना जी भी बहुत धीरे ही उनकी आवाज थी, जी ज्यादा जोर से तो वो नहीं बोलती थी, जी पर यहाँ भी, पर वो आवाज तुमको सुनती है, जी वो एक पाठक को बराबर सुनती है, और उसको बिल्कुल वो अपनी आवाज जैसी लगती है, और उसको कहीं ना कहीं वो उसको विरोध करने की वो एक ताकत भी देती है। जी यानी वो तोड़ फोड़ की आवाज नहीं है, जी वो कहीं ना कहीं, जी पर वो प्रतिरोध की आवाज। जी मुझे लगता है कि ये चीज एक बहुत बड़ी जी उपलब्धि है। जी मुझे लगता है कि हमारा समय तो लगभग हो चुका है, जी और ये कुछ बातें जो तुम और बताना चाहो तो ज्योत्सना जी का संस्मरण तुम कुछ कहो। और मुझे लगता है कि पाठ तो हम बस इतना तक ही रखेंगे आज तो। जी और ये किताब तो खैर बार बार पढ़ी जा सकती है, मैं तो, ये 2005 की उनकी साइन की हुई किताब है अच्छा मेरे पास। अच्छा उसके बाद भी मैंने प्रतियां ली, हाँ। जी पर ये किताब है जो मैं, अशोक जी की जो एक कहानी संग्रह है जी लेख की, और ये जी अस्तु का, ये दोनों मेरे लिए मतलब बड़ी एक उस तरह की किताबें जो मेरे हमेशा आसपास रहती हैं। मुझे लगता है वो आप कह रही थी ना कि ये आपकी तो जो प्रतिक्रिया है वो पाठक की प्रतिक्रिया है। किसी पत्र में शायद अशोक जी ने मम्मी को लिखा है, उनका उपन्यास पढ़कर ही। और तब वो हम्म कह रहे हैं कि दरअसल ये मेरी प्रतिक्रिया एक पाठक की प्रतिक्रिया है। अ, हम्म और आलोचक के साथ अक्सर ये होता है कि वो उसे एक फ्रेम में बांध देता हम्म है, जबकि हम्म, एक पाठक टटोल रहा होता है उस कृति के भीतर से हाँ बिल्कुल अपनी। अ, बिल्कुल। तो उस अर्थ तो में मेरे लिए भी जैसे एक इससे गुजरना, क्योंकि देखो जिस किताब को समझो हमने 10 साल पहले पढ़ा या उसको जी 20 साल पहले पढ़ा, जी तो आज हम वही नहीं होते हैं जो हम 10 साल या 20 साल पहले होते जी हैं। तो कुछ जी उसकी भी कुछ एक उस यात्रा की एक स्मृति होती है कि जी हमने इस किताब को तब पढ़ा था और हम आज पढ़ रहे हैं। जी तो वो जो एक यात्रा होती है वो भी एक तरह से मतलब जो मैंने इसीलिए मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की कि इस पर बोलना जी है या क्या जी बोलना है। जी तो मुझे लगा कि मतलब कि पढ़ते पढ़ते जो बातें मन में आएंगी, और तुमसे बातचीत करना मेरे लिए आसान भी है, तो मुझे लगा कि बातचीत के तौर जी पर ही हम रखें, तो शायद हमारे जी श्रोताओं को ज्योत्सना जी की कुछ और एक उनका जो कुछ जी एक और दूसरे एंगल से हम कुछ झलक दे जी सकें। जी बाकी तो अर्पण कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। सबको सुनना और जानना, ज्योत्सना जी को कुछ जैसे और आप कह रही है गहराई ना से कि जानना। इतने सालों बाद इस पर बात करते, जब ये इसका दूसरा संस्करण निकला हार्पर कॉलिंस से,
तो फिर उसकी भूमिका कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने लिखी थी। तब अच्छा, उन्होंने तो जी वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, अच्छा। उसकी ये जो इसके अच्छा, आज तो के कार्ड पर भी जो दिए ना, ये हार्पर कॉलिंस से छपा था। हाँ, 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 जी। ये तो अच्छा, अच्छा। और वो नहीं है मेरे पास। जी मेरे पास तो जी ये बहुत पुरानी, इनफैक्ट थोड़ा मैंने थोड़ी खराब सी भी हो गई है इसका जो जैकेट है। तो मेरे पास ये किताब है, दिख रही है जी क्या? जी जी हाँ, दिख रही है। ये मेरे पास ये वाली जी किताब। जी। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब अस्तु को उन्होंने पहले पढ़ा था और उनका बहुत ही प्रिय उपन्यास था, और उन्होंने कहा है उनके हिसाब से हिंदी उपन्यास में ये स्ट्रक्चर के लिहाज से, भाषा के लिहाज से हाँ, एक नवाचार है। और उन्होंने लिखा है कि जब वो शुरू में पढ़ रहे थे तो वो इस बात से बेहद खुश थे। जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था तो वे बेहद खुश थे कि इसमें जो उपन्यास के लिए ज़रूरी तत्व कहे जाते हैं, कि एक सिलसिलेवार कथानक का होना, या सामाजिक जो सरोकार होते हैं, या उस तरह से डायलॉग। सामाजिक सरोकार तो जरूर है, हाँ, लेकिन हाँ, वैसे माने एकदम माने बिल्कुल प्रकट रूप में या घोषित रूप में नहीं। तो उन्होंने यही लिखा है अलका जी कि पिछले 19 सालों में जब ये इसका दूसरा संस्करण जब नए सिरे से आया, तो उन्होंने कहा कि इस बीच में मैं इतनी बार पढ़ता गया हूँ, और अब मुझे उसमें घटना भी दिखती है, पात्र भी दिखते हैं, सामाजिक सरोकार भी दिखते हैं, और तो अच्छा, वो मुझे तुम कैसे। भेजना उसका, जी उस भूमिका का स्क्रीनशॉट भेजना, मैं जी जी पढ़ना जी। चाहूंगी। उन्होंने यही कहा है कि कैसे एक उपन्यास आपके साथ, एक कृति आपके साथ ग्रो करती है। हाँ, तो यही मुझे मुझे भी यही लगा कि मैं इस उपन्यास को चूंकि पास में रहता है, कई बार खोल के पढ़ लेती हूँ, पर आज जैसे एक तरह से पढ़ना था तो पढ़ा, तो लगा कि फिर वो एक अलग अलग भाषा में या अलग तरीके से आपके अंदर वो प्रवेश कर। जी अलका जी, मुझे तो लगता है मेरे कि ख्याल से हमारा समय पूरा हो गया है, 8 बज गए हैं। जी हाँ, तो हम विदा लें। तो चलो, ठीक। बहुत अच्छा लगा। अर्पण कुमार जी को फिर से धन्यवाद, और तुमको भी, कि हम इस तरह बातचीत कर पाए। उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा। बहुत धन्यवाद जो लोग साथ रहे। जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।